वेलकम मेरे व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम सभी जानते हैं रिसेंट टाइम में दुनिया के सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट क्रीचर है ब्लू व्हेल, जो लगभग 100 फीट तक हो सकते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि इससे भी बड़ा और खतरनाक क्रीचर अभी भी डीप ओशन में कहीं एग्जिस्ट करता है विद रियल लाइफ एविडेंस, और ये क्रीचर इन व्हेल्स का शिकार भी करते हैं, तब आप क्या कहोगे? एक ऐसा भी ह्यूमनॉइड क्रीचर एविडेंस के रूप में पाया गया जो ना तो सिर्फ 100 फीट लॉन्ग था, बल्कि इसके साथ शायद दूसरे प्लेनेट का भी कनेक्शन हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट ने दावा किया है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही 5 समुद्र के मिस्टीरियस क्रीचर्स के बारे में जिनके नाम सुनने से ही लोकल लोग कांप उठते हैं। विद रियल लाइफ एविडेंस, साइंटिफिक प्रूफ और लोकल लोगों के एक्सपीरियंस, वो लोग जो सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से इन क्रीचर्स के चंगुल से बचकर लौट आए हैं। इस वीडियो के हर एक मिनट आपके माइंड में रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का जो फर्क है उसे मिटाने के लिए काफ़ी है। और लास्ट पॉइंट आते आते ये तो ज़रूर यकीन हो जाएगा कि साइंस भी कभी कभी इतना लाचार हो जाती है कि सोचने से भी डर लगने लगता है। और आखिरी में आपको एक ऐसा चीज़ पता चलेगा जो अभी तक के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। साइंटिस्ट आज भी इसके भयानक खौफ से डरते हैं, और शायद ही आपने पहले YouTube में ऐसा वीडियो देखा होगा। तो चलते हैं पुराने वक्त के नॉर्वे पे। साल था करीब 70s के आसपास। एक नॉर्स कैप्टन ने लिखा, समुद्र से एक शैतान जैसा जीव उठा। उसके टेंटेकल ने हमारे शिप को जकड़ा और बीच से तोड़ दिया, और एक ही पल में 11 लोग हवा में उछल गए। उनका कहना था ये ना तो ऑक्टोपस था, ना ही कोई व्हेल। इसका नाम पड़ा क्रैकेन। क्रैकेन का पहला जिक्र 13 सेंचुरीज के नॉर्थ सागास में भी मिलता है, जहां इसे एक 100 फुट का लॉन्ग मॉन्स्टर बताया गया जो समुद्र से जाते हुए जहाजों को नीचे खींच लेता था। फॉर सेंचुरीज लोग सोचते रहे ये तो बस एक इमेजिनेशन है, लेकिन फिर आया 2004। जापान के कोस्ट के पास एक क्रीचर कैमरा में कैप्चर हुआ, 26 फीट का एक लंबी जायंट स्क्विड। और 2012 में जापानीज टीम ने फाइनली एक लाइव आर्किड्यूडिस डक्स को रिकॉर्ड किया। इसका आइस फुटबॉल की साइज की थी और टेंटेकल्स इतना ह्यूज था कि कैमरास में कैप्चर करना भी मुश्किल हो रहा था। यस, जायंट स्क्विड साइंटिफिकली रियल है, पर इसका एक सबसे बड़ा दुश्मन भी है, स्पर्म व्हेल्स। और ये स्पर्म व्हेल्स के साथ हमेशा बैटल करते रहता है। व्हेल्स के डेड बॉडीज में इसके सकर्स का मार्क्स भी देखे गए। तो क्या क्रैकेन बस एक बढ़ाई चढ़ाई कहानी थी, या फिर उस टाइम के लोगों ने जायंट स्क्विड से भी बड़ा कुछ देखा? हाँ, 70s में शायद उन्होंने जायंट स्क्विड को ही देखा था, और उस टाइम में उसे देखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इसे देखकर चौंक उठते हैं। तो जरा सोचो उस टाइम के लोगों का क्या हालत हुआ होगा। क्योंकि कुछ साल बाद 1755 में बिशप एरिक फॉन्टोपियन, एक क्रिश्चियन लीडर जिन्होंने पहली बार क्रैकेन और सी सर्पेंट का जिक्र किया था, और उनके इन सी क्रीचर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए वो फेमस भी थे, और वो दावा करते थे कि उनके ज़माने के लोगों ने इन्हें एक्चुअली देखा है। या फिर चलो 1870s में एक ब्रिटिश शिप पॉलिन में जहाज के क्रू मेंबर्स ने रिपोर्ट किया, वो जब समुद्री यात्रा में थे उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस किया। एक व्हेल को किसी बड़े क्रीचर उसकी टेंटेकल की मदद से इतना टाइटली पकड़ के रखा था, व्हेल की पूरी बॉडी से खून पानी की तरह बह रहा था, और कुछ देर बाद वो व्हेल मर गया। उसका डेड बॉडी उसी टेंटेकल्स ने समुद्र के अंदर खींच लिया और गायब हो गया। एक एविडेंस तो बहुत ही पुराना है, 1180 AD। उस समय में भी ऐसे ही सिमिलर इंसिडेंट का जिक्र पाया जाता है। नॉर्वे के किंग सिवरे के दौर में एक समुद्री यात्रा के दौरान उनके जहाज एक बड़े लहर के सामने आया। लोगों ने बताया जब पानी थोड़ा शांत हुआ तब उन्होंने देखा टेंटेकल्स बहुत ज़्यादा बड़ा, और एक मुंह जो लगभग एक केप जैसा बड़ा था, और उसकी आंखें इतना डरावना था कि बहुत सारे लोग तो उसे देखकर ही बेहोश हो गए। इन सब एविडेंस, वीडियो प्रूफ, फुटेजेस से हम बोल सकते हैं यस, दिस इज रियल। और सच में जायंट स्क्विड से भी बड़ा कुछ तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इतने सारे आंखों देखा प्रूफ, एविडेंस कभी झूठ तो नहीं हो सकते। अब चलिए मैक्सिको पर।
मैक्सिको के बेस कैलिफोर्निया कोस्ट पे एक फिशर बोट अचानक ही रेडियो साइलेंस में चली गई। जब वापस लाया गया उसका हालत बहुत ज़्यादा खराब था। अगर कुछ और मिनट्स भी लेट होते तो बोट, फिशरमैन सभी डीप ओशन में कहीं गायब हो जाता था। बोट के साइड पे मैसिव बाइट मार्क्स थे, जैसे कोई जाइंट शार्क ने बोट को चबाने की कोशिश की हो। वो फिशरमैन बहुत ज़्यादा डर गया और एक ही चीज़ बार बार बोल रहा था, एल डोमिनियो नेग्रो, जिसका मतलब निकलता है द ब्लैक डीमन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शार्क 50 to 60 फीट लंबी थी, लगभग एक स्कूल बस के बराबर, और इसका कलर पीच ब्लैक था, अनलाइक एनी नोन शार्क। और कुछ ही दिनों बाद 2008 में मार्टिन सैंडविल नाम के एक फिशरमैन ने ऑफिशियली रिपोर्ट किया था कि उनका बोट किसी अननोन लार्ज मैरीन क्रीचर से टकरा गया, जैसे एक जाइंट ग्रेट व्हाइट शार्क। अजीब बात तो ये थी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ग्रेट व्हाइट शार्क्स कभी इतने बड़े नहीं मिलते, लेकिन सोनार रिपोर्ट्स में 50 फुट का एक लार्ज मार्स को ट्रैक किया जो रैपिड स्पीड से मूव कर रहा था, और वो भी नॉर्मल शार्क से बहुत ज़्यादा तेज। और आखिर में साइंटिस्ट बोलने में मजबूर हो गए, यस, दिस इज ए अनडॉक्यूमेंटेड सबस्पीशी और ए सर्वाइविंग मेगालोडॉन। मेगालोडॉन एक ऐसा जीव था जो आज से करीब 3.6 मिलियन साल पहले प्लायोसीन और मायोसीन इपॉक्स में, जब जमीन में मैमल्स का बोलबाला बढ़ना शुरू ही हुआ था, एंशिएंट ह्यूमन एंसेस्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अपीयर होना जब स्टार्ट ही हुआ, तब ये समुद्र में राज करता था। इसका सिमिलैरिटीज ग्रेट व्हाइट शार्क से मिलता था, पर उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक। इनका 7 इंचेस का दांत लगभग 40,000 पाउंड फोर्स जनरेट करता था, जो लार्ज फिशेस, डॉल्फिन्स या फिर व्हेल्स का शिकार करने के लिए काम आता था। आज के टाइम में भी इसका फॉसिलाइज्ड टीथ दुनिया के काफ़ी जगह पर मिला है। डिस्पाइट ऑफ एक्सटिंक्शन, अभी भी कुछ लोग बिलीव करते हैं ये समुद्र के गहराई में अभी भी जिंदा है, और शायद मैक्सिको के ये क्रीचर उसी का एक लिविंग एविडेंस है। डिस्कवरी चैनल ने मॉन्स्टर वीक के लिए इन्वेस्टिगेशन की, और सोनार और बाइट मार्क्स एनालिसिस सजेस्ट करते हैं कुछ तो एबनॉर्मल है उस रीजन में। इस क्रीचर के बारे में जानने से पहले ये जान लो, इस जीव का जिक्र कैरेबियन रीजन के पुराने कहानियों में, फोल्कलोर्स में पाया जाता है, और शायद वे क्रीचर असल में ही एग्जिस्ट करते हैं बहामास के एक मिस्टीरियस केव के अंदर, और इसका बहुत सारे प्रूफ मिल भी चुके हैं। अटलांटिक ओशन के पास एक छोटा सा देश है बहामास। लोग यहाँ घूमने जाने के लिए लाखों खर्चते हैं ब्यूटीफुल बीचेस में एंजॉय करने के लिए, पर अगर मैं कहूँ ये एक पागलपन है खुद के मौत के लिए। बहामास के एंड्रोस आइलैंड में एक डाइवर केव डाइविंग कर रहा था ब्लू होल में। इन आइलैंड में समुद्र के नीचे बहुत गहरा वर्टिकल केव्स होता है जहां लोग स्कूबा डाइव करते हैं। इन होल्स का डायमीटर सरफेस में तो सिर्फ 25 to 30 मीटर ही होते हैं, पर गहराई बढ़ने के साथ साथ उस होल के अंदर जितना नीचे जाते हो डायमीटर भी बढ़ने लगता है, अप्रॉक्स 100 मीटर। इन होल्स का एक यूनिक बात है कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है, पर इसके बावजूद यहाँ पर बहुत रेयर टाइप ऑफ बैक्टीरिया और एंशिएंट फॉसिल्स मिलते हैं। सडनली उसका सेफ्टी रोप टूट गया जो एक बोट से जुड़ा हुआ था, अगर कोई मुसीबत हो तो उसे ऊपर खींचने के लिए। और बोट के लोगों ने समुद्र के नीचे एक अजीब हलचल नोटिस की, और अचानक ही उनके मन में एक डर का एहसास जाग उठा। जब रेस्क्यू टीम गई, बस एक खून से लथपथ ऑक्सीजन टैंक और टॉर्न फिन मिले। तभी लोकल के बीच में से कोई बोल उठा, लुस्का। लुस्का ने उसे नीचे खींच लिया। लुस्का का जिक्र कोई नई बात नहीं थी। लुस्का के बारे में कैरेबियन फोक स्टोरीज में जिक्र पहले से ही है। एक हाफ शार्क हाफ ऑक्टोपस मॉन्स्टर, या फिर एक मॉन्स्ट्रस ऑक्टोपस जैसा क्रीचर जो अंडर वाटर केव्स में रहता है। बहुत सारे जहाज पुराने वक्त में इन केव के आसपास से भी जाने की हिम्मत नहीं रखते थे, और जो जहाज वहाँ से जाता था उनमें से अगर कुछ लौट कर भी आता था, बचे हुए जहाजियों के अंदर कुछ लोग बोलने की हालत में नहीं रहते और कुछ तो पागल ही हो जाते थे। एंड्रोस ब्लू होल्स में अनएक्सप्लेन करंट और सडन डेथ रिकॉर्ड किए गए हैं। मैरीन बायोलॉजिस्ट बिलीव ये हो सकता है एक एक्सट्रीमली लार्ज ऑक्टोपस या फिर कोई स्क्विड हो, जिनका स्पीसीज अभी अनडिफाइंड है। ऑक्टोपस नोन होते हैं इंटेलिजेंस के लिए, और उन्हें एस्केप एक्सपर्ट्स भी बोला जाता है। साइंस इतना एडवांस होने के बावजूद भी इस जीव की एक भी सुराग को कंफर्म नहीं कर पाई, पर वहाँ अभी भी ब्लू होल्स में डेड बॉडी पाए जाने की रिपोर्ट्स आती हैं।
और ब्लू होल्स में लाइट नहीं होती। प्रेशर और डेप्थ इतना ज़्यादा होती है कि सोनार भी काम नहीं करता। तो क्या लुस्का सिर्फ एक स्टोरी थी या कोई ऐसी प्रजाति जो अभी तक साइंस के रेडार में नहीं आई? नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, ये सब फेमस चैनल में भी वह रिसर्च चलाया, पर उनको भी ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। कुछ एक्सपर्ट्स का यही कहना था, यस, इट रियली एग्जिस्ट। कभी आपने क्या सुना 90 फीट का एक ह्यूमनॉइड स्ट्रक्चर को एक शिप के नीचे से जाने के बारे में? तो चलिए देखते हैं 2005 में असल में हुआ क्या था। साल था 2005। एक जापानीज रिसर्च वेसल याशिन मारू एंटार्क्टिक वाटर्स में व्हेल का रिसर्च कर रहा था। रात के टाइम जब विजिबिलिटी कम थी, एक क्रू मेंबर ने सोनार पे एक मूविंग जायंट मास स्पॉट किया। जब शिप ने सर्चलाइट उस जगह को फोकस किया, क्रू ने देखा एक वाइट पेल ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर। उसका बॉडी स्ट्रक्चर था बिल्कुल इंसान जैसा, पर साइज 90 फीट। आंखों का शेप सर्कुलर और उसका मूवमेंट अननेचुरल स्मूथ था, जैसे वो पानी में नहीं हवा में तैर रहा था। एक नहीं, तीन अलग जापानीज शिप ने उसी ईयर के दौरान सिमिलर साइटिंग्स रिपोर्ट की। उन्होंने लिखा, एक व्हाइट क्रीचर हमारे शिप के पैरेलल तैर रहा था, जैसे हमें देख रहा हो। कुछ क्रू ने यह भी क्लेम किया कि उनके सोनार इक्विपमेंट एक स्ट्रेंज इंटरफेरेंस रिकॉर्ड कर रही थी, जैसे कोई बायोइलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो रही हो। एक और चिलिंग बात, जब उस क्रीचर को स्पॉट किया गया तो टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया और कैमरा फुटेज में एक मोमेंट के लिए बस एक घूरता हुआ पेल चेहरा का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। इस क्रीचर का नाम पड़ा निंजन। जापानीज लैंग्वेज में इसका मतलब है ह्यूमन बीइंग। पर आयरनी ये है, ये इंसान से ज़्यादा एक कोल्ड वाटर मॉन्स्टर लगता है। इसका सबसे पहला रेफरेंस 2 चैनल एक जापानीज इंटरनेट फोरम में 2007 में आया। एक एनोनिमस यूजर ने क्लेम किया उनके रिलेटिव जापानीज गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उसने निंजन देखा था ड्यूरिंग ए क्लासिफाइड मिशन। उसी यार एक ब्लरी फोटो वायरल हुई जिसमें एक ग्लेशियर के नीचे एक व्हाइट ह्यूमनॉइड फिगर क्लियरली विजिबल था। आइज, माउथ, शोल्डर्स सब इंसान जैसा। अब अभी सोच रहे होंगे, क्या ये बस एक व्हेल या फिर ग्लेशियर का इल्यूशन नहीं हो सकता? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं निंजन हो सकता है एक अनडिस्कवर्ड एक्वाटिक मैमल है जो स्पेसिफिकली इवॉल्व हुआ है डीप सी कोल्ड वाटर्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर ये सिर्फ एक इल्यूशन ही होता तो इतनी कॉन्सिस्टेंट साइटिंग्स क्यों? अलग अलग क्रू, अलग शिप्स, अलग ईयर्स और सबका डिस्क्रिप्शन एक जैसा कैसे हो सकता है ये? Some researchers believe Japanese government is covering these incidents क्योंकि जो फुटेज और रिपोर्ट इंटरनेट में आए वो या तो डिलीट हो गए या फिर सस्पिशियसली वैनिश्ड। एक रिटायर्ड सेलर जिसका नाम पब्लिक करने के लिए उन्होंने मना किया था, उन्होंने बोला, हमने एक चीज को देखा था और हमें वार्निंग दी गई थी कभी किसी से ना कहने के लिए। एंटार्क्टिका के अंदर ऐसे कई रीजन्स है जहां इंसान अभी तक नहीं गए। सबग्लेशियल लेक्स जैसे लेक वोस्टॉक और अंडर आइस ओशंस में सनलाइट नहीं होती, ऑक्सीजन बहुत कम होती है और प्रेशर हाई। ये पॉसिबल है कि वहाँ कोई कोल्ड ब्लडेड स्लो मेटाबॉलिज्म स्पीशी इवॉल्व हुई हो जो सेंचुरीज तक जिंदा रह सकती हो। और अगर उसकी स्किन प्योर व्हाइट है तो वो एनवायरनमेंट के साथ कैमोफ्लेज भी कर सकता है। क्या निंजन कोई एलियन स्पीशी है जो एंटार्क्टिका के आइस शेल्फ के नीचे क्रैश हुआ था, या कोई इवोल्यूशनरी नाइटमेयर जो इंसानों के आंखों से अब तक छुपा था? पर एक बात तो पक्की है, एंटार्क्टिका के पानी में कुछ तो अलग है जो इंसान से मिलती जुलती है लेकिन इंसान तो नहीं है। जो 4 क्रीचर्स के बारे में हमने जाना, बहुत जगह इन क्रीचर्स के कई फोटोज मिले, कहीं कहीं तो वीडियोस भी कैप्चर हुए, पर इसके बावजूद भी बहुत सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कह के इसे ठुकराने की कोशिश की। पर अब हम ऐसे क्रीचर के बारे में जानने जा रहे हैं, ना तो इसका कोई फोटो मिला और ना ही कोई वीडियो, पर साइंस कहता है यस, इट रियली एग्जिस्ट। 1997 पैसिफिक ओशन के बीच में कुछ माइक्रोफोन्स ने एक अजीब सी आवाज़ को रिकॉर्ड की, एक ऐसी साउंड जो दुनिया के किसी भी मशीन, सबमरीन या जानवर से मैच नहीं करती थी। इस आवाज़ का जो पैटर्न बनता था वो बायोलॉजिकल था,
ये कंफर्म किया गया। और सबसे हैरानी की बात, ये साउंड इतनी पावरफुल थी कि 3000 माइल्स तक सुना गया अक्रॉस द एंटायर साउदर्न पैसिफिक बेसिन। ये आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर वाटर हाइड्रोफोन सिस्टम से। ये सिस्टम एक्चुअली बना था कोल्ड वॉर के दौरान रशियन सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए। बट जब उन्होंने ये ब्लूप सुना, सब कंफ्यूज हो गए। नोआ के साइंटिस्ट ने बोला ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का साउंड लगता है, लेकिन कोई भी नॉन सी क्रीचर इतना लाउड साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। व्हेल से भी ज़्यादा लाउड, सबमरीन से भी पावरफुल एंड कम्प्लीटली अननोन। साइंटिस्ट ने ट्राई किया इस साउंड को एक्सप्लेन करने का। कुछ थ्योरीज आए, शायद ये आइस क्विक हो सकता है। जब एंटार्क्टिका के ग्लेशियर के अंदर आइस प्लेट्स क्रैक करते हैं तो ऐसा साउंड जनरेट होती है। पर एक प्रॉब्लम थी, आइस क्विक के साउंड का जो पैटर्न बनता है वो मैकेनिकल होता है, पर ब्लूप का पैटर्न था ऑर्गेनिक, पल्सिंग एंड कंप्लीट रिदमिक, जिसे यूजुअली डीप सी क्रीचर्स जनरेट करते हैं। ये साउंड बार बार रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ 1997 के दौरान अलग अलग माइक्रोफोन्स ने इसे रिकॉर्ड किया और फिर कभी नहीं। कुछ मेरीन बायोलॉजिस्ट ने ओपनली बोला ये किसी अननोन ह्यूज सी क्रीचर की आवाज़ थी, एक ऐसा क्रीचर जो इतना डीप ओशन में छुपा है कि आज तक कोई सोनार, सैटेलाइट या सब मिसाइल्स उस तक पहुंच नहीं पाए। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा इट कुड बी द लार्जेस्ट सी क्रीचर एवर, इवन बिगर देन ए ब्लू व्हेल। पर प्रॉब्लम ये थी, कोई विजुअल प्रूफ नहीं था, सिर्फ साउंड। तो क्या आवाज़ किसी प्रीहिस्टोरिक सी जायंट की थी या फिर कोई और प्लेनेट से आई हुई लाइफ फॉर्म की? क्योंकि स्पेस से आए हुए ऑब्जेक्ट भी पानी में लैंड कर सकते हैं। और सिर्फ ब्लूप ही नहीं, उसी टाइम में कुछ और स्ट्रेंज अंडर वाटर साउंड्स भी रिकॉर्ड हुए, जैसे 1999 का रिकॉर्डेड साउंड जूलिया, एक घोस्टली मोन जैसा साउंड जो एंटायर इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में रिकॉर्ड हुआ। या फिर 1997 का स्लो डाउन साउंड, जैसे कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली रुक जा रहा हो, जो एंटायर साउदर्न पैसिफिक ओशन में सुनाई दिया था। और 1991 का सबसे ज़्यादा डीप साउंड द अनस्वीट, एक मैकेनिकल वेव फॉर्म जैसा रिपीटिंग साउंड जो एंटायर पैसिफिक ओशन में फैल गया था। इन सब का सोर्स आज भी अननोन है और सब पैसिफिक ओशन के उस पार्ट से आए जहां दुनिया के सबसे डीप ट्रेंच है, द मारियाना ट्रेंच। अगर इस साउंड्स के बारे में डिटेल में जानना हो यू कैन कमेंट। और मारियाना ट्रेंच के बारे में आज भी नोआ के हाइड्रोफोन सिस्टम एक्टिवेट है, लेकिन 1997 जैसा कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। जैसे जिसने ब्लूप जनरेट किया वो वापस कभी सरफेस पर नहीं आया। क्या वो क्रीचर एक्सटिंक्ट हो गया या वो हमेशा के लिए डीप ओशन में छुप गया? या फिर ये एक वार्निंग थी समुद्र के किसी कोने से जहां अभी तक इंसान का कदम नहीं पड़ा? साइंस कहता है हर चीज़ का जवाब होता है, पर समुद्र कभी कभी सवाल ज़्यादा देता है और जवाब कम। ब्लूप आज भी एक मिस्ट्री है जिसे दुनिया सुन तो चुकी है लेकिन समझ नहीं पाई। ये वीडियो तो सिर्फ एक शुरुआत है। अगर इसी टॉपिक के ऊपर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। दुनिया करोड़ों अजीबोगरीब मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, कुछ राज का एक्सप्लेनेशन होता है तो कुछ का नहीं। ऐसे ही मिस्ट्रीज के अंदर आता है नॉर्थ कैरोलिना के सेली आइलैंड, जो एक ही रात के अंदर ओशन में अपीयर हुआ और अचानक गायब हो गया। या फिर एटलांटिस, एक एलियन सिविलाइजेशन। यू कैन चेक दिस वीडियो और तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है।